हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम। होप यू ऑल आर एंजॉइंग योर लॉकडाउन। तो हम आज अटेंड करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का हमारा 5th लेक्चर। 4 लेक्चर्स हमने अटेंड कर लिए इस चैप्टर के, जहां पर हमने बहुत सारे अच्छे बेसिक टर्म्स को सीखा जिन्हें हम केमिस्ट्री पढ़ते समय आगे फ्रीक्वेंटली अपनी क्लासेस में यूज़ करेंगे। और लास्ट क्लास हम सभी डिस्कस करने वाले थे मोल, बट आप सब जानते हैं टाइम की कमी की वजह से हम डिस्कशन अपना कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। उसके लिए मैंने आपसे सॉरी भी कहा था, होप आप सभी ने माफ़ कर दिया होगा। तो आज हम मोल डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि मोल क्या होता है, मोल को कब कब किस तरह से यूज़ करते हैं, इस बारे में हम थोड़ी आगे बातें करेंगे। आज की क्लास में हम बस मोल टर्म से फेमिलियर होंगे कि आखिर में मोल वर्ड ये जो है इसका मतलब होता क्या है। बिकॉज जब भी आपने देखा है कहीं अगर मोल वर्ड हम सुन लेते हैं ना, तो एकदम दिमाग हिल जाता है कि यार ऐसा क्या ये वर्ड बोल दिया, मंगल ग्रह का कौन सा ये शब्द आ गया हमारे सामने। बट एक्चुअली ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। सबसे इजी मोल जिस प्रॉब्लम में आ जाए वो प्रॉब्लम तो एकदम इजी हो जाती है। मोल के टर्म्स में कैलकुलेशन करना भी बहुत आसान होता है, बट अगर हम मोल से फेमिलियर हैं तो आज चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल भी, बिकॉज इससे पहले भी हम सब डिस्कशन करने वाले थे बट कर नहीं पाए थे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेन अपने तैयार कर लीजिए। चलिए सबसे पहले समझेंगे कि मोल होता क्या है। अगर हमें मोल को समझना है तो हम अपनी डेली लाइफ में घटित होने वाली कुछ घटनाओं, कुछ हरकतों में नज़र डालते हैं। चलिए पहली घटना, सपोज करिए आप मार्केट में बनाना खरीदने गए हुए हैं, केले। तो आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं बनाना खरीदते टाइम कि 1 दर्जन केले देना, 1 दर्जन या 2 दर्जन केले देना, एक घटना, ठीक है। दूसरा, सपोज करिए आप चाय की दुकान पे अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए हैं, एक कटिंग मलाई मार के, अदरक लगा के, कुछ भी जैसे आप बोलते हो। तो ये जो कॉमन वर्ड्स जो हमने बना रखे हैं, अच्छा इसके अलावा भी कुछ अदर वर्ड्स चलते हैं जैसे अद्धा, पौवा, सॉरी, ठीक है। तो ये जो जितने भी वर्ड हैं जैसे ये कटिंग, ये डजन, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे ऑल रिप्रेजेंट फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब के सब सब्सटेंस के एक किसी फिक्स अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं डजन वर्ड यूज करता हूं तो डजन वर्ड ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 12 को। मतलब कोई भी चीज कितना है उसका नंबर 12। 1 डजन मतलब 12 केले, समझ में आ गई बात। ऐसे 1 डजन पेंसिल्स मतलब 12 पेंसिल्स, इस तरह से। इसी तरह से अगर कटिंग वर्ड की हम बात करें तो 1 कटिंग वर्ड रिप्रेजेंट मतलब जो भी ग्लास है उसका हाफ, ठीक, क्लियर है। उसी तरह से इन केमिस्ट्री जो मोल वर्ड होता है, मोल वर्ड भी सब्सटेंस के एक फिक्स अमाउंट को ही रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गई बात। मोल वर्ड भी सब्सटेंस के एक फिक्स अमाउंट को ही रिप्रेजेंट करता है। अब जिस तरह से डजन वर्ड जो है, अगर हम डजन शब्द की बात करें तो ये कितने को रिप्रेजेंट करता है? 12 चीज़ों को। कोई भी चीज़ है उसका नंबर कितना है? 12। इसी तरह से कटिंग की अगर हम बात करें तो कटिंग रिप्रेजेंट करता है किसको? हाफ को, हाफ पार्ट को, 1/2 पार्ट को। इसी तरह से इन केमिस्ट्री ये जो मोल वर्ड है ये भी सब्सटेंस के एक फिक्स अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। और वो फिक्स अमाउंट कितना होता है? वो फिक्स अमाउंट होता है 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। समझ में आई बात। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोल दूं किसी सब्सटेंस का 1 मोल, तो इसका मतलब उस सब्सटेंस के 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स की बात मैं कर रहा हूं। समझ में आई बात। तो इस तरह से मोल कितने को रिप्रेजेंट करता है? इतने पार्टिकल्स को। अब इस नंबर को कुछ कहा जाता है। इस नंबर, ये जो नंबर है, ये जो फिक्स अमाउंट है, इसे हम कहते हैं एवोगाद्रोस नंबर। इसे हम क्या कहते हैं? एवोगाद्रोस नंबर। और इसे रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? NA से। NA मीन नंबर, N स्टैंड्स फॉर नंबर एंड A स्टैंड्स फॉर एवोगाद्रो। सो ये है एवोगाद्रो नंबर जो रिप्रेजेंट करता है 1 मोल सब्सटेंस को।
1 मोल सब्सटेंस को। अब देखिए अगर कहीं भी आपसे बोल दिया जाए कि इस सब्सटेंस का 1 मोल मतलब उस सब्सटेंस के 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स की हम बात करते हैं। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर? अब आप समझ गए होंगे कि मोल मतलब क्या। तो सपोज करो अब अगर आप दुकान वाले से जाके कहते भैया 1 मोल केले देना, तो पहले तो उसको समझ में नहीं आता ये बोल क्या रहा है। दूसरी बात अगर मान लो समझ में आ भी गया तो आपको कितने केले देता? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बनाना। क्लियर? तो ये होती है मोल शब्द की डेफिनेशन, मोल का मतलब कि आखिर में मोल है क्या। अब देखो मोल को इन्वेंट क्यों किया गया, लगे हाथ यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो अगर मैं कोई जनरल रिएक्शन कंसीडर करूं कि A प्लस B या आपस में रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं C प्लस D, और मैं इस रिएक्शन को इस टर्म्स में बोलता कि भैया A का इतना मास और B का इतना मास आपस में रिएक्ट करके C और D का इतना इतना मास बनाते हैं, तो मासेस के इन टर्म्स में कैलकुलेशन करना रिलेटिवली थोड़ा सा टफ होता है। अब देखो इसमें कैसे एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। सपोज कर लो A, B और C ये मेरे सामने 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं और मैंने आपको बोला कि इनका 100 ग्राम आप कंसीडर कर लो, इनका 100 ग्राम सबका, A का भी 100 ग्राम, B का भी 100 ग्राम और C का भी 100 ग्राम। ठीक, अब देखो सपोज करो कि A के अगर A, B, C तीनों डिफरेंट है और A के एक एटम का जो वेट है, सिर्फ एक एटम का, वो कितना है सपोज कर लो 20 ग्राम। हालांकि ग्राम में मेजर नहीं किया जाता बट कंसीडर कर लो। ठीक है, अभी इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो क्लियरली अगर A का 20 ग्राम है, B का कंसीडर कर लो 10 ग्राम और C का 50 ग्राम, तो अब देखो तीनों में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या हो गए? डिफरेंट। A, B और C तीनों में अगर टोटल मैंने 100 ग्राम अमाउंट सबका लिया है और एक एटम का वेट कितना है 20 ग्राम, तो देखो A में कितने पार्टिकल होंगे? 5 पार्टिकल्स। क्लियर? B में कितने पार्टिकल हो जाएंगे? 10 पार्टिकल्स। और C में कितने होंगे? केवल 2 एटम्स, 2 पार्टिकल 2 एटम्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो देखो एटम्स के नंबर में यहाँ पे डिफरेंस आ गया और ये डिफरेंस जो होता है ये कैलकुलेशंस को थोड़ा टफ बना देता है रिलेटिवली। अगर मुझे एक साथ A, B और C से डील करना पड़ेगा तो अब मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बट अगर मैं मोल के टर्म्स में बात कर लूँ यहाँ पर कि भाई मैंने A का 1 मोल, B का 1 मोल और C का 1 मोल लिया है, तो अब एक मोल के टर्म्स में यहाँ पर बात करना आसान हो जाएगा बिकॉज ऑफ सब में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो फिक्स हो जाएंगे। तो मोल की यही इंपॉर्टेंस है, मोल का यही मतलब है। साथ ही साथ में मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने की SI यूनिट भी है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो जब भी साइंटिफिक अप्रोच हम ले आते हैं लेबोरेटरी में केमिकल्स के साथ डील करते वक्त हम सब्सटेंसेस को मेजर करते हैं इन द टर्म मोल, बिकॉज मोल एक ऐसा फिक्स टर्म है जो हर जगह पर ही यूज किया जाएगा। समझ में आई बात? तो ये था मोल का मतलब, मोल का चक्कर। मोल के बारे में और आगे सीखते हैं, इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। पहले आप इसे रफली इसी तरह से नोट कर लो, ठीक है। चलिए, तो अब हमने ये तो जान लिया कि मोल क्या होता है। तो मोल की डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, मोल की डेफिनेशन, तो हम क्या लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ अ, आप सब भी साथ साथ लिखते चलिए, ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स फिक्स amount means any particles of that substance अब यहाँ पर Na की वैल्यू कितनी होती है? Na मीन्स एवोगाद्रो नंबर, ये किसके बराबर होता है? लिख देते हैं यहाँ पे नाम पहले, एवोगाद्रोस नंबर, और ये बराबर होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर।
6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर। अब ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी एवोगाद्रो नंबर की, बिकॉज ये आपको प्रॉब्लम में कहीं भी दी नहीं जाएगी। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो आपको याद रखनी होगी कि Na मीन्स एवोगाद्रो नंबर की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। ये एग्जैक्ट वैल्यू इतनी आपको याद रखनी होगी। बट अगर कभी आप इसका कैलकुलेशन में यूज करें, कैलकुलेटिव अप्रोच की हम आपसे बात करें, तो आप इसे 6 इंटू 10⁻23 लिखकर भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई बात? तो ये एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें याद रखनी है, बट साथ ही साथ ये भी याद रखें कैलकुलेशन में हम क्या यूज करेंगे, 6 इंटू 10⁻23 रख के। समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पे हमने बात की 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की। अब यार हमने इसके पहले मैटर डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस क्लासेस में, और हमने देखा था कि मैटर किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल्स से। अब मैटर के ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, मैटर के ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने देखा था कि मैटर के ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम्स भी हो सकते हैं। मैटर के ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम्स भी हो सकते हैं। ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इसके साथ ही ये पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं। ये पार्टिकल्स सब पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। सब पार्टिकल्स मतलब जिनमें एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सके। सब पार्टिकल्स का मतलब जैसे ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं और न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हम अगर बात करें तो इनमें से कुछ भी हो सकता है ये पार्टिकल। सब पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। इसके अलावा पार्टिकल का मतलब तो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल बोल दिया। ठीक, अब अगर इसमें से एटम बोले तो एटम मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, मॉलिक्यूल बोले तो मॉलिक्यूल, आयन तो आयन और सब पार्टिकल तो सब पार्टिकल। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि 1 मोल सोडियम एटम, ठीक, तो अब 1 मोल सोडियम एटम का मतलब क्या, 1 मोल में सोडियम के कितने एटम होंगे, 1 मोल कितने सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, कितने अमाउंट को, एवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो 1 मोल सोडियम एटम में सोडियम के कितने पार्टिकल होंगे, कि पार्टिकल यहाँ कौन है, एटम, तो कितने एटम होंगे, Na एटम होंगे। और Na की वैल्यू कितनी, 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब 1 मोल सोडियम में सोडियम के 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। समझ में आई बात? इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि 2 मोल H2, 2 मोल डाइहाइड्रोजन गैस, तो अब 2 मोल हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, बिकॉज देखो H2 है, 2 हाइड्रोजन के एटम कंबाइंड हो गए तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 मोल है, 1 मोल में देखो कितने होते हैं, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होंगे। पार्टिकल मतलब अब यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल है, पार्टिकल का इस जगह मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल, बिकॉज हम देख रहे हैं कि ये जो H2 है ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। यहाँ पे जो सोडियम था वो किसमें, हमसे क्लियरली एटम बोल ही रखा था तो उसमें तो देखना ही नहीं। अब देखो 1 मोल में कितने होते हैं, Na, तो 2 मोल में कितने होंगे, इसका 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पे टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2 के, 2 टाइम्स ऑफ Na, और 2 टाइम्स ऑफ Na का मतलब 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? तो अब यहाँ पे आप ओवरऑल कैलकुलेशन कर लो, 12 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे कि मोल को किस तरह से यूज करना है। रिलेटिवली इंट्रोडक्शन आपका मोल का कंप्लीट हुआ। यहाँ पे मोल क्या होता है, मोल को किस तरह से इस्तेमाल करना है, एक मोल कितने सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करना है, ये हम सभी यहाँ पर सीख गए। सिमिलरली इसी तरह से अगर देखो यहाँ बोलता 1.5 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, तो 1.5 इंटू उस सब्सटेंस के Na पार्टिकल्स। ठीक,
अभी तो देखो हम किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स के टर्म में यहाँ पर। अब आगे आपको मोल को मास से भी रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके अलावा वॉल्यूम वगैरह से भी हम मोल को रिलेट करेंगे, बट धीरे धीरे आज बस हम मोल से फेमिलियर होते हैं। तो और फेमिलियर होने के लिए चलो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे कि हम मोल को और अच्छे से समझ सकें। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं मोल को समझने के लिए। एग्जांपल है हमारे सामने, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैलकुलेट करके बताइए कि कितना होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन। अगर देखिए हमसे बचपन में हमने इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। अगर हमसे पूछता है बहुत छोटी छोटी क्लासेस में कि अगर एक पेन का प्राइस 5 रुपीज़ है तो बताइए कि इतने सारे पेन्स का प्राइस कितना होगा। तो जितने मान लीजिए 10 पेन्स का बोल दे तो हम क्या करते थे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5। समझ में आई बात। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम चार्ज की बात करें, मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। अगर आपको पता है तो ठीक, प्रीवियस क्लासेस में हम देख के आते हैं, और अगर नहीं पता है तो अब आप याद रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम, और इसका नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन के ऊपर भी सेम इतना ही चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बस डिफरेंस इतना है कि प्रोटॉन के ऊपर इस चार्ज का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड सेम होता है दोनों के ऊपर, तो अब आप याद रखेंगे। अच्छा, अब देखो ये वही वाला क्वेश्चन फिर से हो गया। अब अगर मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट करना है तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, किसी तरह से मैं ये पता लगा लूँ कि 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तब मैं मल्टीप्लाई करके इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे मालूम है कि 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो मैं बोलूँगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, Na इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है ना, 1 मोल कितने को रिप्रेजेंट करता है, Na पार्टिकल्स को। यहाँ पे पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Na के बराबर इलेक्ट्रॉन्स। Na के बराबर मतलब कितने, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। बट हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो हम 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन से लिखकर यूज कर लेते हैं। समझ में आई बात। अच्छा, 1 मोल में तो इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, तो 1 मोल का चार्ज कितना होगा, तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम्स इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23। ये बन गया हमारे क्लास 1, 2, 3 वाला प्रॉब्लम जो होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऐसी प्रॉब्लम्स कराई जाती हैं। तो ये आप इजीली सॉल्व करके आप यहाँ से कैलकुलेट करो। मेरी कैलकुलेशन आप लोग से काफ़ी तेज है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो लगभग आपके वैल्यू आएगी 96,500 के आसपास, और 96,500 कूलॉम्स। यूनिट इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है। चार्ज को मेजर करते हैं हम किसमें, कूलॉम्स में जनरली, और 96,500 कूलॉम्स ये चार्ज बराबर होता है कितने के, 1 फैराडे के। फैराडे इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। फैराडे भी चार्ज की यूनिट होती है सबसे बड़ी। तो ये चार्ज किसके बराबर हो गया, टोटल 1 फैराडे के, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो अब आप इजीली याद रखोगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1 फैराडे के बराबर। 1
फैराडे के बराबर। और 1 फैराडे की वैल्यू भी अब आपको यहाँ से पता चल गई कि 1 फैराडे किसके बराबर होता है, 96,500 कूलॉम्स के। ये इसकी राउंड ऑफ वैल्यू है, एक्चुअली इसकी वैल्यू पॉइंट्स में आती है, बट हम कैलकुलेशन में यही वैल्यू यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पे मोल वर्ड आया है, बट इससे हमें कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मुझे इसका मतलब मालूम हो गया है कि भाई जब भी मोल बोले मतलब क्या, Na पार्टिकल्स। समझ में आ गई? एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम हलवा। एक क्वेश्चन चलो और सॉल्व करते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ कि मोल एक्चुअली में क्या होता है। चलिए एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन में देखिए हमने ये वाला पिछला क्वेश्चन ही हमारा जो हमने किया था, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बस मैं यहाँ पर चेंज क्या करने वाला हूँ, इस बार हम चार्ज हटा देते हैं, हम करते हैं कि अब मास कैलकुलेट करते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का। तो कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब इस प्रॉब्लम तक जाने का भी अप्रोच बिल्कुल वही है जो पिछली प्रॉब्लम तक जाने का था। ठीक है, क्या अप्रोच था यहाँ पर कि बस मुझे ये मालूम चल जाए कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास मैं आपको बता रहा हूँ, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये बराबर होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम्स के बराबर। समझ में आई बात? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम के बराबर ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। चलिए लगे हाथ में आपको, ये किसका था? इलेक्ट्रॉन का, E माइनस का। मैं आपको प्रोटॉन का भी मास बता देता हूँ। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास भी लगभग इक्वल होते हैं। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हालांकि रिलेटिवली अगर हम एग्जैक्ट वैल्यूज देखें तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, बट अगर हम उन्हें राउंड ऑफ करें तो लगभग वैल्यूज सेम ही आती हैं। तो दोनों के मास आप कितना लेंगे? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम्स। समझ में आई बात? मास हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। तो ये वैल्यूज भी अब आपको यहाँ पर याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के और न्यूट्रॉन भी साथ में, इनके मास कैसे होते हैं, कितने होते हैं। ये वैल्यूज ऐसी है ना कि आपको दी नहीं जाएंगी प्रॉब्लम में, ये आपको याद रखनी है और अक्सर कैलकुलेशन में इन वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ जाती है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर बस मास आपको कैलकुलेट करना है। जस्ट पिछला ही अप्रोच होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हमें बस क्या करना होगा, हमें बस ये पता करना होगा कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं? Na इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का आपको मास मालूम है, तो अब मुझे लगता है आप इजीली जो है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास कैलकुलेट करके बता सकते हो। तो आप अपना आंसर नीचे कमेंट में लिख देना। ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके देना है वीडियो के। ठीक, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम अपना सॉल्व करते हैं। मोल का डिस्कशन अपना थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं।